तो चलिए आज हम आ गए अपने सेशन के पार्ट 2 में, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 इन चारों क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 को। ठीक है, इससे पहले हमने देखा था कि हमने क्वेश्चन 1, 2, 3 और 4 कैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड, ग्राफिकल मेथड और एलिमिनेशन मेथड की मदद से सॉल्व करे थे। ऐसे ही हम अब 5, 6, 7, 8 को भी सॉल्व करेंगे। चले आगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोला है द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 9:7. द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4:3. इफ देयर सेविंग्स आर 2000 रुपीज ईच, देन फाइंड द मंथली इनकम। क्या कहा क्वेश्चन ने कि हमारे पास दो लोग हैं जिनका इनकम का रेशियो दे रखा है, उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है और उनकी सेविंग्स बता रखी हैं। हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है कि भैया उनकी सैलरी कितनी है। अब किसी से इसकी सैलरी तो पूछनी चाहिए नहीं, लेकिन हमसे कहा है तो हम इसकी ज़रूर पूछते हैं और निकाल के भी बताते हैं आपको। ठीक है ना, आ जाओ। देखो यहाँ पे एक चीज़ समझने की कोशिश करना कि इनकम क्या होता है। एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इनकम क्या होता है? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। जितना हम खर्च कर रहे हैं, जितना हम बचा रहे हैं, वो कहाँ से करते हैं? वो अपनी इनकम में से तो करते हैं। तो इनकम का मतलब क्या हो गया? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। या मैं लिख सकता हूँ कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग। क्या कहा मैंने? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग। अगर जो मेरे पास इनकम मिल रही है 10,000 रुपये, मैंने उसमें से 5,000 रुपये खर्च कर दिए, तो मेरे एक्सपेंडिचर कितना हो गया? 5,000 का। इनकम कितनी थी? 10,000। तो 10,000 में से 5,000 चलेगा तो कितने बचे? 5,000। वो मेरी क्या हो गई? वो मेरी हो गई सेविंग। ठीक है ना, तो एक्सपेंडिचर माइनस वो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग। ये चीज याद रखनी है। अब लेट करो, लेट रेशियो ऑफ इनकम बी एक्स। क्या कहा? रेशियो ऑफ इनकम बी एक्स। तो रेशियो क्या बन जाएगा? 9x रेशियो 7x। ठीक है, इनकम का रेशियो कितना बन जाएगा? 9x रेशियो 7x। लेट करो रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर बी बाई, तो ये कितना बन जाएगा? 4y माइनस 3y, सॉरी 4y रेशियो 3y। हमारे पास सेविंग कितनी है दोनों की? दोनों की सेविंग है 2,000 रुपीज़। भाई पहले आदमी की भी और दूसरे आदमी की भी सेविंग कितनी है? 2,000 रुपये। सही है ना। हमारे पास अगर 2,000 रुपये सेविंग है, हम क्या करेंगे अब? फ्रॉम इक्वेशन 1। अब हम इस इक्वेशन की मदद से, ये जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, यहाँ पे इक्वेशंस को क्रिएट करेंगे। इनकम कितनी है? 9x। एक्सपेंडिचर कितना है? 4y। सेविंग कितनी है? 2,000। इनकम कितनी थी? 9x, माइनस कर दिया उसमें से एक्सपेंडिचर 4y। सेविंग कितनी हुई? 2,000 रुपये। ठीक, ऐसे ही दूसरी 7x इनकम है, 3y एक्सपेंडिचर है, सेविंग कितनी है? 2,000 रुपये। सही है जी। अब यहाँ पर भी वही चक्कर है, क्या कि भैया कोफिशिएंट दोनों के साथ में है और दोनों बहुत बड़े बड़े हैं। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे भी कौन सा मेथड लगाएंगे? यहाँ पे भी हम लगाएंगे एलिमिनेशन मेथड। अब देखो, ये है 9, ये है 7, ये है 4, ये है 3। इसकी मल्टीप्लाई कर दो 3 से, इसकी मल्टीप्लाई कर दो 4 से। मैं इसकी मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, बहुत लंबी टर्म बनेगी। इसकी 9 से करूंगा, और भी बड़ी बनेगी। तो इससे अच्छा है 4 की मल्टीप्लाई 3 से करो, 4 3 से 12। 3 की मल्टीप्लाई 4 से करो, 3 4 से 12। अब इसकी क्यों कर सकता हूं मैं? अगर ये दोनों साइन चेंज होते तो नहीं कर सकता था। ठीक है ना, अगर ये दोनों साइन चेंज होते तो मैं मल्टीप्लाई, चलो एक बार को मान लो कि मैं कर सकता था, लेकिन मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देता, सब्ट्रैक्ट नहीं करता। क्या करता? ऐड करता। लेकिन मेरे पास साइन सेम है तो मैं क्या करूंगा? इनको सब्ट्रैक्ट करूंगा। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, स्टेटमेंट लिखो। मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/3 एंड इक्वेशन 3/4 एंड
सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को क्या करना है, माइनस करना है। तो मतलब सेकंड इक्वेशन ऊपर आएगी और फर्स्ट इक्वेशन कहाँ आएगी, नीचे आएगी। तो यहाँ से निकालते हैं, जरा देखते रहना, जरा बता देना क्या होगा। 9 3 जा 27, लेकिन सेकंड इक्वेशन कहाँ आएगी, ऊपर आएगी ना। पहले ऊपर वाले लिखते हैं। 28x 12y 4 2 जा 8000, ठीक है ना। 3 की मल्टीप्लाई 9 से करेंगे, 9 3 जा 27x 12y 6000। क्या कहा था, मल्टीप्लाई सेकंड इक्वेशन बाय 3, थर्ड इक्वेशन बाय 4 एंड सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो सेकंड वाली कहाँ आएगी, ऊपर आएगी। फर्स्ट वाली कहाँ आएगी, नीचे आएगी। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इनके साइन क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। अगर इनके साइन चेंज होगा तो ये तो कैंसिल हो गया। 28 में से 27 गया तो कितना बचा, 1, और ये माइनस करेंगे तो कितना बचा, 2000। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2000 रुपीज़। तो हमें क्या निकालना है, हमें इनकी इनकम निकालनी थी। तो हमें सिर्फ एक्स की वैल्यू की ज़रूरत है, वाई की वैल्यू की ज़रूरत नहीं है। क्या की ज़रूरत है, हमें सिर्फ एक्स की वैल्यू की ज़रूरत है, वाई की वैल्यू की ज़रूरत नहीं है। तो अब क्या हो जाएगा, इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन कितना है जी, 9x। 9 की मल्टीप्लाई किससे कर दें, 2000 से कर दें तो कितनी बचेगी, 18,000। पहले पर्सन की इनकम कितनी हो गई, 18,000। इनकम ऑफ सेकंड पर्सन क्या था, 7x। 7 की मल्टीप्लाई किससे कर दें, 2000 से कितना बच गया, 14,000। तो दोनों की कितनी हो गई जी इनकम, 18,000 और 14,000। हमें सिर्फ इनकम निकालनी थी, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसकी एक्सपेंडिचर कितनी है और उसकी सेविंग कितनी है। सेविंग तो खैर पता ही थी हमें, एक्सपेंडिचर की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना था, उसकी इनकम निकालनी थी। तो आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्या कहता है भैया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोलता है द सम ऑफ digit of a 2-digit number is 11 and the number obtained by interchanging the digit of the 2-digit number of the given number exceed the number by 63। क्या कहा कि भैया sum of digit of a 2-digit number is 11। तो लेट करेंगे, let the 2-digit number be 10x plus y। हमेशा यही करना है, याद रखें कि कभी भी 2-डिजिट नंबर की बात चलती है तो हम 10x प्लस वाई ही लेते हैं। अब क्यों लेते हैं, आपने पढ़ा होगा वंस और टेंस। तो ये टेंस क्या होता है, 10 की डिजिट, और वंस क्या होती है, वंस की डिजिट। यहाँ अगर मैं लिखूँगा 1 और इधर लिखूँगा 5 तो ये कितना होता है, 51। तो ऐसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, 50 प्लस 1 मतलब 5 मल्टीप्लाई 10 प्लस 1। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 5, और y की वैल्यू कितनी हो गई, 1। तो 10x प्लस वाई, ठीक है ना। तो 2-डिजिट नंबर कैसे लेंगे हम, 10x प्लस वाई। क्वेश्चन में कहा है सम ऑफ डिजिट ऑफ 2-डिजिट नंबर। अब डिजिट कौन कौन सी होती हैं, ये x और y डिजिट है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला है सम ऑफ डिजिट, मतलब इन दोनों डिजिट का सम। x प्लस वाई का सम कितना दे रखा है, 11 दे रखा है, सही है ना। x प्लस वाई का सम क्या दे रखा है, 11 दे रखा है। दूसरी चीज क्या बोली है, बोला है द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट ऑफ द गिवन नंबर एक्सीड द नंबर बाय 63। मतलब क्या हुआ कि हमें जो नंबर ऑब्टेन होगा डिजिट को इंटरचेंज करने के बाद, वो पहले वाले नंबर को 63 से एक्सीड करेगा। अब क्या कहा क्वेश्चन में, नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट, इंटरचेंज कर दी, 10x प्लस वाई का 10y प्लस x हो गया। तो ये जो नंबर ऑब्टेन्ड होगा वो नंबर पुराने वाले नंबर को 63 से एक्सीड करेगा। अब एक्सीड से आपको समझ नहीं आएगा कि 63 किसके साथ लगाना है। तो हमेशा याद रखें कि जब भी एक्सीड शब्द का इस्तेमाल होता है तो जो बाद वाली वैल्यू होती है उसमें आप उस नंबर को ऐड करोगे। जैसे कि यहाँ पे बोला था
नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट। तो अब जो ऑब्टेन्ड हो रहा है इंटरचेंज करने पे वो आपका पहली डिजिट है। और एक्सीड द ऑफ भाई इंटरचेंजिंग द डिजिट ऑफ द गिवन नंबर एक्सीड। अब देखो इंटरचेंजिंग द डिजिट पहली डिजिट ऑफ द गिवन नंबर क्या था 10x प्लस वाई। तो यहाँ पर इंटरचेंजिंग द डिजिट आपकी पहले नंबर और गिवन नंबर आपका दूसरा नंबर। तो गिवन नंबर के बाद लिखा है एक्सीड, तो गिवन नंबर में ही आप उस नंबर को ऐड करोगे, ठीक है ना। आपका जिस नंबर के बाद एक्सीड लिखा होता है, जिस टर्म के बाद एक्सीड लिखा होता है, उसी टर्म में आप उस नंबर को ऐड करेंगे। तो मेरे पास किस टर्म में बोला था, गिवन नंबर के बाद बोला था, तो मैंने 63 को गिवन नंबर के बाद ऐड कर दिया। अब आप देखो इस 10x को भी इधर ले आओ और y को भी इधर ले आओ। 10y प्लस एक्स माइनस का 10x माइनस का y इक्वल टू 63। 10y माइनस वाई 9y, x माइनस 10x 9x इक्वल टू 63। 9 कॉमन निकाल लिया, y माइनस एक्स इक्वल टू 63, y माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना 7 और x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 7। अब मैंने x माइनस वाई क्यों करा, क्योंकि मेरा यहाँ पे x प्लस वाई दे रखा था। ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। तो मैं इसको बोल सकता हूँ ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ऐड कर दो। अब मैं जब ऐड करूंगा तो मैं यहाँ पे जो साइन है वो चेंज नहीं करूंगा। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे साइन चेंज हो जाते हैं, लेकिन जब ऐड करते हैं तो हमारे साइन चेंज नहीं होते हैं। तो y से y तो कैंसिल हो गया, ये इसको ऐड कर दूं तो हो जाएगा 2x। 11 माइनस 7 कितना हो गया 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई जी 2 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, फुट। इक्वेशन नंबर 1 में इस x की वैल्यू को पुट कर दो, तो x प्लस वाई इक्वल टू 11, 2 प्लस वाई इक्वल टू 11, तो y इक्वल टू 9। y कितना आ गया 9। अब द नंबर विल बी, नंबर कितना होगा 10x प्लस वाई 20 प्लस 9 कितना हो गया जी 29। आपका आंसर कितना आ गया 29 आ गया, सही है। चलें आगे वाले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है अभी, क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है 2 वुमेन एंड 5 मैन कैन फिनिश ए वर्क इन 4 days while 4 women and 6 men can finish a work in 3 days. Find the time taken by 1 man and 1 woman to finish the work. अब भाई ये जो 7 और 8 क्वेश्चन है ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की तरीके से। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके मैक्सिमम मार्क्स में पूछे जाते हैं, और ये इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने का एक तरीका होता है सबसे बढ़िया, वो होता है रिड्यूसिबल मेथड टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन। ठीक है ना, कौन सा मेथड, रिड्यूसिबल मेथड। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि मैं रिड्यूसिबल मेथड के आपको क्वेश्चन करके बताऊंगा। तो मैं इसके 2 क्वेश्चन लाया हूँ रिडक्शन मेथड के यूज करने के लिए। अब पहला क्वेश्चन आता है वर्क और टाइम पर। टाइम यहाँ पे डे में है, कोई परेशानी नहीं है, टाइम तो टाइम है, डे में हो, आवर में हो, मिनट में हो, सेकंड में हो, ईयर्स में हो, लाइट ईयर्स में हो, है तो टाइम। तो वर्क और टाइम के बीच में। और दूसरा क्वेश्चन है मेरा डिस्टेंस और टाइम के बीच में। डिस्टेंस काय में है किलोमीटर में और टाइम काय में है आवर में। तो मेरे पास 2 क्वेश्चन है इस मेथड को करने के लिए, एक है वर्क एंड टाइम और दूसरा है डिस्टेंस एंड टाइम। अब देखो एक वर्क और टाइम का रिलेशन होता है। जो वर्क होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके जी, टाइम के। मतलब कह सकते हैं कि अगर मेरे पास ए वर्क है तो वो मैं कितने टाइम में करूंगा 1/a टाइम में करूंगा। मेरे पास अगर 5 काम है तो मैं उन 5 काम को 1/5 क्या कहते हैं कि 1/5 समय में कर सकता हूँ। ठीक है ना, मेरे पास ये क्या है, ये वर्क है और ये टाइम है। तो एक काम को मैं 1/a तरीके से कर सकता हूँ, एक तरीके से नहीं, a समय में कर सकता हूँ, और 5 काम को मैं 1/5 समय में कर सकता हूँ। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे क्या लेट करेंगे
हम यहाँ पे लेट करेंगे लेट द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय अ वुमेन एंड ए मैन। क्यों भाई वुमेन क्यों भाई, यहाँ पे वुमेन और मैन का बता रखा है कि 2 वुमेन और 5 मैन एक काम को 4 दिन में खत्म करते हैं, ठीक है ना। तो लेट टेकन बाय अ वुमेन एंड ए मैन बी एक्स एंड वाई। सही है ना। एक वुमेन के द्वारा और एक मैन के द्वारा लिया गया जो टाइम है, तो हमने क्या लेट किया, लेट द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय अ वुमेन एंड ए मैन बी एक्स एंड वाई। तो कितना टाइम लिया उन्होंने, एक्स टाइम लिया वुमेन ने और वाई टाइम लिया मैन ने, लिख दो रेस्पेक्टिवली, ठीक है ना। जो लिखा रेस्पेक्टिवली कि जो वुमेन है वो एक्स टाइम लेती है और जो वाई है वो वाई टाइम लेता है। तो अब देखो अगर वर्क टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो टाइम भी कैसा होगा भैया, वर्क के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पे एक वुमेन ने कितना टाइम लिया एक्स, तो वर्क डन बाय वन वुमेन, एक वुमेन ने कितना काम किया 1/x, टाइम कितना लिया था एक्स लिया था, तो काम कितना करेगी 1/x करेगी। वर्क डन बाय वन मैन, कितने टाइम लिया था वाई टाइम लिया था, तो काम कितना करेगा 1/y। सही है ना, बटा मतलब अपॉन। तो क्या हुआ, हमने लेट किया था कि एक वुमेन को टाइम लगता है एक्स डे, तो वर्क करती है वो 1/x। एक मैन को टाइम लगता है वाई डे, तो वो काम करता है 1/y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अब ध्यान रखना कि ये वर्क है, तो हमें टाइम को काय में चेंज करना है, वर्क में चेंज करना है। तो टाइम को वर्क में चेंज करने के लिए कर देते हैं हम डिनोमिनेटर में लेके आते हैं उसको, ठीक है ना। 2 वुमेन 5 मैन, एक वुमेन 1/x में कर रही है, तो 2 वुमेन 2/x में करेंगी, प्लस एंड 5 मैन, एक मैन 1/y में कर रहा है, तो 5 मैन 5/y में करेंगे। इसके बाद कितने दिन में काम कर रहा है वो 4 डेज में, कितने दिन में कर रहे हैं डेज में। ये क्या है हमारा 2/x वर्क है, 5/y वर्क है, कितने दिन में करा उनने 4 दिनों में। तो उन दिनों को हमें किस में चेंज करना पड़ेगा, दिनों को काय में चेंज करना पड़ेगा वर्क में। तो वर्क कितना हो जाएगा 1/4। क्या लिखा मैंने, इसको मैंने काय में चेंज किया वर्क में चेंज कर लिया मैंने इसको। कोई भी क्वेश्चन आएगा इसी तरीके से करना है, याद कर लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब देखो एक वुमेन ने कितना टाइम, एक वुमेन ने कितना वर्क किया 1/x, 2 वुमेन कितना करेंगी 2/x, एक मैन ने कितना वर्क किया 1/y, 5 मैन कितना करेंगे 5/y। कितने दिन में काम किया 4 दिन में, तो टोटल काम कितना करेंगे 1/4। सही, दूसरी पॉइंट आ जाती है। दूसरा आता है 3 वुमेन 6 मैन, 3 वुमेन 3 वुमेन कितना करेंगी 3/x, 6 मैन कितना करेंगे 6/y। कितने दिन में करते हैं भाई इन 3 डेज, टाइम कितना है 3 डेज, तो वर्क कितना हो जाएगा 1/3। अब आप सोचोगे कि मैं इसका एलसीएम लूंगा, इसको काटा पीटी करूंगा, ना जी, मुझे यह लगाना है कौन सा रिड्यूसिबल मेथड। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लेट 1/x इक्वल टू m, 1/y इक्वल टू n। 1/x को क्या लेट किया m लेट किया, 1/y को क्या लेट किया n लेट किया। अब जरा देखो इससे क्या क्या इक्वेशन बनेगी हमारी। पहली बनेगी 2m प्लस 5n इक्वल टू 1/4। दूसरी बनेगी 3m प्लस 6n इक्वल टू 1/3। 1/x की जगह पे m रखा तो 2m, 1/y की जगह पे n रखा तो 5n, ऐसे ही 3m प्लस 6n। ये तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ तो xy है ही नहीं, तो ये तो ऐसे ही रहेगा। इसकी मल्टीप्लाई कर दो जरा, 4 2 8m, 5 4 20n इक्वल टू 1। यहाँ पे 3 3 9n, 6 3 18n इक्वल टू 1। ठीक है ना जी, ये चीज़ तो समझ में आ गई। 3 3 9, 6 3 18। अब यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हो या
एलिमिनेशन लगा सकते हो। अब वो आपकी इच्छा है भाई, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए तो कुछ भी लगा सकते हैं। इक्वेशन तो हमारी बन गई, हम ये लगाएंगे एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड ज़्यादा आसान होता है सब्स्टिट्यूशन से। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे हमें कोफिशिएंट गिवन है, तो हम यहाँ पे इसको डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे, उससे अच्छा है हम इसकी मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो ये है इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2, इसकी मल्टीप्लाई करा देते हैं 9 से और इसकी मल्टीप्लाई करा देते हैं 8 से। अब मैंने 8 और 9 से क्यों करवाई? भैया मुझे ये वाले कोफिशिएंट सेम करने हैं, ये वाले करूँगा तो बहुत बड़ी हो जाएगी ना, ये वाले सेम करने हैं। तो इसको सेम करने के लिए 8 की मल्टीप्लाई 9 से कराऊंगा, 9 की मल्टीप्लाई 8 से कराऊंगा, मेरा जो कोफिशिएंट है वो सेम हो जाएंगे। थ्योरी लिख लेना अपने आप। क्या करेंगे फिर हम? दूसरी चीज़ देखो ज़रा, 9 टू ज़ा 18 और 18 8 ज़ा 144, तो ये है 18, ये 144, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 बाय 1। थ्योरी लिखना अपने आप, ठीक है। क्या लिखोगे? मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 9, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 8 एंड सब्सट्रैक्ट सेकंड इक्वेशन बाय फर्स्ट। तो सेकंड इक्वेशन पहले आएगी, नहीं सेकंड इक्वेशन बाद में आएगी, फर्स्ट इक्वेशन पहले आएगी। 9 8 ज़ा 72m, 9 2 ज़ा 80n इक्वल टू 1, 8 9 ज़ा 72m प्लस 144 n इक्वल टू 1 नहीं 9, और ये हो जाएगा 8, 9 1 ज़ा 9, 8 1 ज़ा 8। सब्ट्रैक्ट कर दो इसमें, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो ये तो कैंसिल हो गया भाई, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज होते हैं। तो माइनस कर दिया, कितना हो गया? ये हो गया 36n इक्वल टू 1। तो n इक्वल टू कितना हो गया? 1/36। n की वैल्यू कितनी आ गई? 1/36। तो n की वैल्यू अगर 1/36 आ गई, इसको मैं कहाँ रख सकता हूँ? पुट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। पुट इक्वेशन नंबर 1 में इसको पुट कर दो। क्या है जी? 8m प्लस 20 इंटू 1/36 इक्वल टू 1। 8m इक्वल टू 20/36, 1 माइनस, ठीक है ना। 8m इक्वल टू 36 माइनस 20/36। 8m इक्वल टू, एलसीएम ले लिया, 36 माइनस 20/36, क्या हो जाएगा जी? 8m इक्वल टू 6/16/36। 2 टाइम्स कट गया, m इज इक्वल टू 2/36, तो m इज इक्वल टू 1/18। तो m की वैल्यू कितनी आ गई? 1/18, और n की वैल्यू कितनी आ गई? 1/36। अब देखो यहाँ पे आ जाओ, 1/x के इक्वल टू m के, तो m की वैल्यू कितनी है? 1/18, मतलब 1/x इक्वल टू 1/18, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 18, सही। 1/y किसके इक्वल है? 1/36 के, तो y कितना हो जाएगा? 36। तो x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई, ठीक है ना। x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई। हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था? फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 मैन एंड 1 वुमेन। तो हमने क्या लेट किया था? टाइम ही तो लेट किया था। वुमेन को कितना लगता है? x, और मैन को कितना लगता है? y। तो वुमेन का है x, तो ये हो गया x डेज, मतलब 18 डेज, और ये कितना हो गया? y डेज। ये है मैन का, और ये है आपका वुमेन का, ठीक है ना। ये है मैन का और दूसरा वाला है वुमेन का, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और एक बार अपने आप करके ज़रूर देखना है इसको, ठीक है। जब तक अपने आप नहीं करोगे तब तक सॉल्व नहीं कर पाओगे। अब कौन सा क्वेश्चन करें? क्वेश्चन नंबर 8, जो बिल्कुल सेम टू सेम है रिडक्शन मेथड पे ही। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है? ए बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स। In 13 hours, it goes 40 kilometer upstream, 55 kilometer downstream. Find the speed of the boat and the stream. ठीक है ना, हमें बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड फाइंड करनी है। तो हमने अभी वर्क और टाइम वाले क्वेश्चन में क्या पढ़ा था कि हम उसको वर्क के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं जितना भी हमें टाइम होता है। हम टाइम को लेट करते हैं और उसको वर्क की फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो ऐसे ही हम यहाँ पे भी कुछ करने वाले हैं, ज़रा देखो। Question number 8, let the speed of boat, let the speed of
बोट बी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी y किलोमीटर पर आवर। स्ट्रीम क्या होती है? धारा, धारा जिसे बोलते हैं धारा। अब देखो जरा यहाँ पे डायग्राम बना के दिखाते हैं छोटा सा। अब देखो धारा इधर जा रही है, पानी जो बह रहा है वो इस साइड में बह रहा है, ठीक है ना। हमें इस पॉइंट से यहाँ आना है और इस पॉइंट से वापस यहाँ पे जाना है। तो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम क्या होता है? अप स्ट्रीम का मतलब होता है कि अगर आप, जो आपकी धारा है, मतलब जिस तरफ आपका पानी बह रहा है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। मतलब अगर मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, कौन सी में? इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ ऊपर की तरफ, और पानी मेरा किधर बह रहा है? इस साइड में बह रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो उसे हम बोलते हैं अप स्ट्रीम। क्या बोलते हैं? अप स्ट्रीम। कब बोलते हैं? व्हेन बोट इज मूविंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लोइंग वाटर। मतलब पानी के बहने की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में जब बोट जाएगी तो वो होती है अप स्ट्रीम। क्या होती है वो? अप स्ट्रीम। अब देखो, अगर मैं यहां हूं, मुझे यहां आना है, तो मैं नीचे की ओर जा रहा हूं, ठीक है। अब पानी किस साइड बह रहा है? इस साइड बह रहा है, और मैं पानी के फ्लो के साथ जा रहा हूं, तो उसे मैं क्या बोलता हूं? डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम क्या होता है? व्हेन बोट इज मूविंग नॉट अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लोइंग वाटर। क्या बोला? व्हेन बोट इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ मूविंग वाटर। जिस डायरेक्शन में वाटर मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में अगर मेरी बोट जा रही है तो उसे मैं बोलता हूं डाउन स्ट्रीम। अब देखो, स्पीड की बात आती है अब यहाँ पे। अब भाई ये बोट की स्पीड है x और स्ट्रीम की स्पीड है y। अगर y स्पीड से पानी इधर जा रहा है और x स्पीड से मैं ऊपर आ रहा हूं, तो मतलब मेरी x में से जो y है वो कट रही है, जिसे मैं बोल सकता हूं माइनस हो रही है। क्या हो रही है? माइनस हो रही है। तो स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम क्या होती है? x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम क्या होती है? x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। अब स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम की बात करते हैं। डाउन स्ट्रीम में क्या हो रहा था कि मैं पानी के डायरेक्शन में साथ साथ चल रहा हूं। मतलब अगर मेरी x की स्पीड ये है और y की स्पीड, तो दोनों आपस में क्या हो रही हैं? मिक्स हो रही हैं। मतलब क्या हो गया? x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड होती है x प्लस वाई, जिसमें बोट और स्ट्रीम दोनों की स्पीड को ऐड कर दिया जाता है। और अप स्ट्रीम की स्पीड होती है x माइनस वाई, जिसमें बोट की स्पीड में से स्ट्रीम की स्पीड को माइनस कर दिया जाता है, क्योंकि हम स्पीड ऑफ स्ट्रीम, मतलब स्ट्रीम जो धारा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है ना। तो अब आती है क्या बात, हमने कौन सा मेथड पढ़ना है यहाँ पे? रिडक्शन मेथड, ठीक है ना जी। आपको एक बात पता होनी चाहिए, टाइम क्या होता है? वर्क में नहीं, स्पीड और डिस्टेंस में बताओ। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है ना। डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है? ये टाइम होता है। तो हमारे को क्या दे रखा है कि 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 10 आवर्स में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहले डिस्टेंस कितना है? 33 किलोमीटर। कितनी स्ट्रीम में? अप स्ट्रीम में। देखो 33 किलोमीटर अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी हो जाएगी? x माइनस वाई। फिर दूसरा है 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में। 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, कितने टाइम में? 10 आवर्स में। भाई ये भी तो टाइम ही है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम। टाइम और टाइम को ऐड करूंगा तो मेरा क्या आएगा? टाइम ही आएगा।
तो 30 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 44 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10। ठीक, ऐसे ही दूसरा पॉइंट, इन 13 आवर्स इट गोज 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 55 इन डाउन स्ट्रीम। तो देखो 40 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम, 55 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम, कितने आवर्स में? 13 आवर्स में। तो अब हमारी इक्वेशन बन चुकी है। अब इन इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे? वही हम रिडक्शन मेथड लगाएंगे। तो यहाँ पे हम 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन वाई अलग अलग नहीं लेंगे, यहाँ पे हम 1 अपॉन एक्स माइनस वाई और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को लेट करेंगे। तो लेट एक्स माइनस वाई बी एम, एक्स प्लस वाई बी एन। लेट क्या करा मैंने? x माइनस वाई को m कर लिया और x प्लस वाई को n कर लिया। तो इक्वेशन क्या बनेगी? 30m प्लस 44n इक्वल टू 10, और दूसरी बनेगी 40m प्लस 55n इक्वल टू 30। ठीक है ना? 30m प्लस 44n इक्वल टू 10, और दूसरी बनेगी 40m प्लस 55n इक्वल टू 13। तो देखो ना, x माइनस वाई एम था, x प्लस वाई एन था। चेक करो, आ गया? आप देखो यहाँ पे हम कौन सा मेथड लगाएंगे भैया? यहाँ पे भी हम एलिमिनेशन मेथड ही लगाएंगे, क्योंकि हमें सॉल्व करना है इसको। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 3 से। भाई 4 से और 3 से क्यों करी? m के कोफिशिएंट को सेम बनाने के लिए। तो m का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे? 30, 30 4 जा 120। यहाँ पे कितना है? 40, 40 3 जा 43 जा 120, दोनों के सेम हो गए। और सब्ट्रैक्ट कर देंगे किसमें से? सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड को फर्स्ट में से। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 में से करनी है तो 1 वाली पहले लिखनी पड़ेगी। 120m प्लस 176n इक्वल टू 40, 120m 55 3 जा 165n इक्वल टू 39, माइनस माइनस माइनस, क्योंकि सब्ट्रैक्ट किया है तो हमारी जो वैल्यूज है वो चेंज हो जाएंगी, मतलब जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। माइनस कर दो, 1 1 इक्वल टू कितना हो गया ये 1, तो n इक्वल टू कितना हो गया 1/11। n की वैल्यू कितनी आ गई? 1/11। ठीक है ना? n की वैल्यू कितनी आ गई? 1/11। अब पुट कर दो इन इक्वेशन नंबर 1। पुट द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 1। कितना है जी? 30m प्लस 44/11 इक्वल टू 10। n की वैल्यू 1/11 है ना, तो मैंने 11 को पुट कर दिया। ये हो गया 4 टाइम्स 30m इज इक्वल टू 10 माइनस 4, तो 30m इक्वल टू 6, m इक्वल टू 1/5। तो हमारे पास m की भी वैल्यू आ गई और n की भी वैल्यू आ गई। अब देखो जरा, क्वेश्चन में था 1/x माइनस वाई इक्वल टू m, तो m कितना है जी? 1/5 एंड 1/x प्लस वाई इक्वल टू 1/n, तो 1/n कितना है जी? 11। 1/11, n की वैल्यू कितनी है? 1/11, और m की वैल्यू है 1/5। कर दो जरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इससे, तो हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 5 इक्वेशन नंबर 3, x प्लस वाई इक्वल टू 11 इक्वेशन नंबर 4। ठीक है ना? तो इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 आ गई। हमें क्या फाइंड करना है? स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड स्पीड ऑफ बोट, मतलब हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ऐड इक्वेशन 3 एंड 4, x माइनस वाई इक्वल टू 5, x प्लस वाई इक्वल टू 11, इन दोनों को ऐड कर दो, मतलब हो जाएगा 2x इक्वल टू 16। तो x इक्वल टू कितना आ गया जी? x की वैल्यू आ गई 8। अगर x की वैल्यू 8 है तो देखो, फ्रॉम इक्वेशन 4 8 प्लस वाई इक्वल टू 11, तो y इक्वल टू 3। y की वैल्यू कितनी आ गई? 3। मतलब ये है किलोमीटर पर आवर और ये भी है क्या? किलोमीटर पर आवर। स्टेटमेंट लिख देते हैं, हेंस द स्पीड ऑफ बोट इज कितना है? 8 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना है? 3 किलोमीटर पर आवर। हो गया जी? आया समझ? स्क्रीनशॉट ले लो इसका। सेकंड पेज, ये आपका आ गया उसका पहला वाला पेज, और ये आ गया उससे पहला वाला पेज। ठीक है जी?
फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और ये हमारे क्वेश्चंस, सॉल्व करें। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, हम आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।